Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib, and I hope everyone is doing well. Today's topic will be of stress and its types. In the previous lecture, we discussed about anthropology, culture, and understanding culture in healthcare, its influence, and the culturally sensitive clinical assessment. Today's lecture will be about stress and its types. So, in that way, we are going to study something very much that is present in our lives and how it affects us and what are the different types. Causes of stress, types of stress response, coping mechanism with stress, stress due to illness and hospitalization, and very important, the psychotrauma, which cannot be seen. Stress and its management. Stress, definition, the rate of wear and tear in the body. It refers to force acting against some resistance. तो ये फिज़िक्स की एक डेफिनेशन है स्ट्रेस की, और इसको हम किस तरह एक अपने ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन माइंड के अंदर स्ट्रेस को कैसे उसके इन्फ्लुएंस को लेके चलते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक होगा. It is a state manifested by a specific syndrome which consists of all non specifically induced changes within a biological system. कि ऐसे चेंजेस आपके अंदर आते हैं जो कि स्पेसिफिक चेंजेस नहीं होते हैं, कि मतलब किसी बीमारी को शो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक कलेक्टिव सिंड्रोम. मतलब आपको फ़र्क पता है सिंड्रोम और सिम्टम में क्या फ़र्क होता है? जब बहुत ज़्यादा सिम्टम इकट्ठे हो जाए ना, तो उनको सिंड्रोम कहते हैं. जैसे कि एड्स के अंदर क्या होता है कि इट्स जिसे कहते हैं ना कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं. जैसे कि अगर सिंपल एक बंदे को हे फीवर है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसको रनी नोज़ होगा या उसको खांसी लगी होगी, हे फीवर जो इसे कहते हैं स्प्रिंग फीवर, वैसा पेशेंट. लेकिन जो एड्स का पेशेंट है ना, उसको मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं क्योंकि उसका ओवरऑल इम्यून सिस्टम बॉडी का ख़राब होता है, तो हर सिस्टम इन्वॉल्व होगा. तो सिंड्रोम मीन्स अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स. तो स्ट्रेस में भी ये होता है, एक सिम्टम्स का कलेक्शन होता है और वो बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं. तो वो डिफरेंट आपके अंदर प्रेजेंट होंगे जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है. तो स्ट्रेसर क्या होता है? दीज आर द एनवायरमेंटल सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू एन ऑर्गेनिज्म. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आउटकम ऑफ अ स्ट्रेस. आउटकम क्या क्या हो सकता है स्ट्रेस का, जो कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से होंगे? सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द इवेंट, कि जो भी उसका इवेंट पेश आया है, उसने किस हद तक उस इवेंट को अपने सर पे, जैसे कहते हैं ना, सवार किया, या किस हद तक उसकी परसेप्शन थी उसके बारे में. द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटली एंड फिजिकली, सेवेरिटी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, बायोग्राफिकल एसेट्स. फॉर एग्जांपल, जिस जगह पे वो रह रहा है, क्या उस एरिया में उसको वो सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि वो किसी स्ट्रेस से कर सके. फॉर एग्जांपल, आप एक हाई क्लास या एलीट क्लास के बच्चे हो और आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया, तो ऑब्वियसली यू हैव अ गुड इन्वायरमेंट अराउंड, यू हैव गॉट पेरेंट्स हु आर सपोर्टिव, दे आर नॉट टेलिंग यू टू गो टू वर्क. Even if you're facing some stress, you'll get to see the best psychiatrists in town. So your biographical assets also matter. The social support, obviously, and race too. Early developmental experiences, the gender, the age, the marital status, and obviously the socioeconomic status will influence the outcome of stress. Note: work capacity decreases by 1% every year after 21 years of age. Provides evidence that people who continue to work with same routines beyond 50 years tend to have a higher incidence of heart diseases. तो मतलब क्या हुआ इस बात का, कि 21 साल की उम्र के बाद हर साल आपका 1% वर्किंग कैपेसिटी कम होती है. कि जिस फुर्ती से, जिस चुस्ती से आप 21 साल की उम्र में काम कर सकते थे, जिन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते थे, प्रोजेक्ट्स बना सकते थे, मीटिंग्स में शामिल हो सकते थे, उतनी अच्छी वर्किंग कैपेसिटी आपकी 50 ईयर्स में नहीं होती. तो जब कैपेसिटी कम होती है, तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है. बिकॉज आपको लगता है कि वही काम अब आप क्यों नहीं अब कर पा रहे हो, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आपकी बॉडी एज कर चुकी है और अब आपके अंदर वो वर्किंग कैपेसिटी नहीं रही. सो दैट इज़ हाउ आपकी एज, ये एज की एग्जांपल दी आपको, अफेक्ट करती है आपके ऊपर स्ट्रेस का आउटकम. तो वही स्ट्रेस जो आप 21, 20, 30 साल की उम्र तक बड़े इजीली उस वर्किंग कैपेसिटी को
या किसी भी स्ट्रेस को आप वर्क प्लेस स्ट्रेस को आप बर्दाश्त कर जाते थे, अब आप उसको 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में नहीं उसको बर्दाश्त कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम होगी, आपका टॉलरेंस कम हो जाता है, आपकी एज बढ़ जाती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर्स। तो कॉजेटिव फैक्टर्स फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है और साइको स्ट्रेस हो सकता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंजेस हों, कि अगर आपके इर्द गिर्द बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, और वो अपने अंदर हीटिंग मैकेनिज्म पैदा करना शुरू कर देती है, कि आपकी बॉडी के जो होते हैं पायलो इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, और हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, आपके मसल्स क्या करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट टू अंडरगो थर्मियोजेनेसिस बाय शेकिंग देमसेल्व्स। कहते हैं ना कि वो कपकपी लगना, वो उसके अंदर होता है। Similarly, noise, hunger, disease, smoking, drinking, and similar habits, they produce a functional stress on the health of your body. साइकोसोशल स्ट्रेस पर कैसा हुआ कि एक ऐसा सोशल स्ट्रेस जो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपका लो सेल्फ इस्टीम हो, आपके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आप क्राउड को फेस नहीं कर सकते, आप प्रेजेंटेशंस नहीं दे सकते, जॉब इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, आपको हर वक्त टेंशन लगी रहती है कि मुझे कभी भी जॉब से निकाल देंगे, फिर मैं कैसे गुजारा करूँगा, अपने बच्चों को कैसे देखभाल करूँगा। नो करियर सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक वायबिलिटी, मैरिज, ऑब्वियसली मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा स्ट्रेस डालते हैं आपके ऊपर, द चिल्ड्रन एंड योर रिलेशनशिप्स। लाइफ इवेंट्स विच कॉज स्ट्रेस, इसके अंदर डेथ ऑफ अ स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाना, मैरिटल सेपरेशन, जेल टर्म, death of a close family member, serious personal injury, marriage, dismissal from work, retirement, very big life event which causes stress, and change in the health और बिहेवियर ऑफ अ फैमिली मेम्बर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता कोई ड्रग अब्यूज़र है तो उस एक ड्रग अब्यूज़र का इफेक्ट पूरी फैमिली पे आता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो इमोशनल फैक्टर तो अटैच है, प्लस उसके साथ ये प्रॉब्लम भी कि फाइनेंशियली भी आप बहुत लुक रहा है, क्योंकि वो हर वक्त आपके घर से पैसे चुरा के भागता रहेगा ड्रग्स खरीदने के लिए, फिर उसकी रिहैबिलिटेशन पे पैसे खर्च। तो इट्स अमलगम ऑफ मैनी थिंग्स दैट कम इन टू प्ले। हार्डीनेस क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ पर्सनल करेक्टरिस्टिक कंप्राइजिंग ऑफ 4 C's in which individual has a sense of what 4 things: commitment to self, work, family and others, control over one's life, change as a challenge rather than a threat, एंड कोहेरेंस। तो हार्डीनेस का मतलब है कि एक पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक है, और एक अच्छी चीज़ होती है कि आपकी हार्डी पर्सनालिटी है जिसके अंदर आप कमिटमेंट शो करते हो अपने अपने आप से, अपने काम से, अपनी फैमिली से, आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल होता है, और आप चेंज होते हो एक चैलेंज के तौर पे रादर देन थ्रेट के तौर पे नहीं लेते आप इस बात को, कि अगर आपने कोई चेंज अपने में लाना है और आप कोई कोई चेंज सजेस्ट करता है, सो यू टेक इट एज अ चैलेंज। एंड कोहेरेंस से मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है वेरी हारमनी में रहते हो आप, आपको कोई काम दिया जाता है आप टाइम पे करते हो, टाइम से आप उठते हो, टाइम से सोते हो, टाइम से खाना खाते हो, तो कोहेरेंस होता है। व्हाट इज़ बर्नआउट? डेफिनेशन: अ सिंड्रोम associated with unrelenting, meaning constant and continuous stress, which includes a symptoms of emotional exhaustion and decreased sense of personal accomplishment। तो एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर आपको एक कंटिन्यूस स्ट्रेस आपके दिमाग में है। फॉर एग्जांपल आप एक आदमी हो, यू आर द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ योर हाउस, आपके अलावा घर में कोई जॉब नहीं करता, और आपके घर में तकरीबन 10 से 15 लोग खाने वाले मौजूद है, जिसमें आपके माँ बाप, आपके बच्चे होंगे, कोई 5-6 बच्चे डाल लो, मियाँ बीवी दो, खुद दो, उनके माँ बाप, ठीक है, और अकेले आप कमाने वाले हो। तो एक कांस्टेंट स्ट्रेस है आपके ऊपर कि पैसे कम में लोग ज़्यादा हैं। तो आप क्या होते हो? आप साइकोलॉजिकली बर्न आउट हो जाते हो। एक सिंड्रोम होता है जिसमें एक तो इमोशनल एग्जॉस्शन है, प्लस देयर इज अ डिक्रीज सेंस ऑफ पर्सनल अकम्पलिशमेंट। सो दिस थिंग इज नोन एज यू बीइंग बर्न आउट। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कैसा होता है? द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस थ्रू फिजिकल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। फिजिकल रिस्पॉन्स स्ट्रेस से कैसा होता है? Both sympathetic and parasympathetic nervous system may go into overdrive when faced with stress. For example, जब sympathetic system आपका एक्टिवेट होता है when stress is acute। acute और chronic का मतलब क्या होता है? जो चीज़ यकदम होती है उसे acute कहते हैं, और चीज़ बहुत देर तक चलती रहती है उसको chronic कहते हैं। जैसे कहते हैं कि ना, टीबी की जो बीमारी है ना, वो 6 महीने से 1 साल
तक अगर आप इलाज कर लो तो ठीक होता है, वरना वो चलती रहेगी और ज़िंदगी भर के लिए रहती है। लेकिन अगर आपका वक्ती तौर पे गला ख़राब हुआ है, मतलब एक दिन में सिम्टम आ जाएंगे और हफ्ते तक ठीक हो जाती है, तो उसके एक दिन में सिम्टम आने का मतलब ये है कि एक अक्यूट बीमारी है, फ़ौरन आप पता चलती है, फ़ौरन सिम्टम्स आते हैं और जल्दी ठीक हो जाती है। क्रॉनिक बीमारियां वो आती हैं जिनके सिम्टम को अपीयर होने में भी महीना 2 महीना लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी को सिम्टोमेटिकली अपीयर होने में तकरीबन 5 to 6 ईयर्स का वक्त लग जाता है, और इंसान को पता भी नहीं होता उसको हेपेटाइटिस सी है। उसके अंदर क्रॉनिक लिवर फेलियर के सिम्टम्स ही नहीं आते हैं जल्दी, क्योंकि क्रॉनिक बीमारी है। तो आई होप आपको समझ आया अक्यूट और क्रॉनिक में क्या फ़र्क है। अगर स्ट्रेस आप पे अक्यूटली पड़ा है तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, जिसके अंदर आपके अंदर टैकीकार्डिया होगा, आपका हार्ट तेज़ बीट करेगा। ये आपने सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑब्वियसली यू वुड हैव स्टडीड इन फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, बट कीप गिविंग अ लिटिल टच। तो आपको पता है कि इसके अंदर आपके जो होते हैं ना हार्ट, इट गोज़ इनटू अ स्टेट ऑफ इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। आपका माउथ, जब आपके ग्लैंड्स है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो आपका माउथ भी ड्राई होगा, आपका मसल टोन इंक्रीज़ करेगा, आपकी ब्रीदिंग भी रैपिड होगी, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीजेगा। दीज आर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ योर यू नो एक्टिवेटेड सिम्पैथेटिक सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब आपका स्ट्रेस क्रॉनिकली चला गया। फॉर एग्जांपल ये नहीं हुआ कि एकदम स्ट्रेस आप पे आया, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार मेरे वाइवा की बारी आने वाली है, क्या हुआ एकदम से आपका हार्ट तेज़ बीट करना शुरू हो गया, आपको सांस चढ़ गया, आपको ऐसे ही होता है ना जब वाइवा की बारी आए, तो फिर एकदम से वाइवा दिए ख़त्म हो गए, बात ख़त्म, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट ख़त्म। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होगा जब एक क्रॉनिक स्ट्रेस आपके ऊपर चल रहा है कि जी पैसों का मसला है और जॉब एक ही है और उस जॉब से भी निकाले जाने का खतरा है और मेरे घर पे 15-20 बंदे हैं खाने वाले और मैं अकेला कमाने वाला हूँ, तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी डिस्टर्ब स्लीप होगी, इंक्रीज्ड हंगर होगा, डिलेड गट मोटिलिटी होती है और कॉन्स्टिपेशन होती है। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपको डायरिया होता है एक्टिवेशन में, और पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्टिपेशन। और दैट इज़ वाई जब आप पे एक एक्यूट स्ट्रेस पड़ा कि जी मेरे वाइवा की बारी आने वाली है, तो आपको एकदम से फीलिंग आती है कि मैंने वॉशरूम जाना है। दैट इज़ बिकॉज आपकी गट मोटिलिटी सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से इंक्रीज हो जाती है। वो ये सारी फिजियोलॉजी की बातें हैं। फिजियोलॉजिकल ट्रैक इन्वॉल्व इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस आपका रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे, और फिर वो आगे से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर वो एड्रीनल ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स में आपको पता है आपके 3 लेयर्स होंगी, तो उनमें एक लेयर आपकी एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है, एक लेयर जो होती है वो आपके जौन से हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस कर रही होती है, एक लेयर उनमें से आपकी कैटिकोलामीन्स प्रोड्यूस कर रही होती है जो कि एड्रीनल मेडुला में आपका आता है। तो डिफरेंट आपको ये सारे की सारी वो बातें हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, एंड यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। एंड स्ट्रेस अफेक्ट्स ऑल बॉडी सिस्टम्स एंड डिस्टर्ब फंक्शंस ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल कि आपका अगर दिमागी तौर पे आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो आपकी पूरी बॉडी उसमें मैनिफेस्ट करती है, ठीक है, ये एक साइको सोशल अगर आप उसको कहो। लेकिन अगर आपको ठंड महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि उसके अंदर फिर आपकी स्किन की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, प्लस आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑर्गन पे डिपेंड करके आपको, ऑब्वियसली आपका जो दिमाग है वो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है, तो आपके दिमाग के ऊपर जो भी स्ट्रेस पड़ेगा वो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट लाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आया, आपको उठा के किसी ठंडे ठार इलाके में फेंक दिया गया, तो आपके अंदर ऑब्वियसली सारे के सारे वो साइंस और सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है, जो स्ट्रेस के होते हैं, लेकिन एक हद तक आपकी स्किन में और आपके मसल्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल स्किन के अंदर क्या होता है, आपकी स्किन ब्लूइश होनी शुरू हो जाएगी, क्यों, इंटेंस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपकी स्किन में ब्लूइश टोन आना शुरू हो जाएगा। फिर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा थर्मियोजेनेसिस करने के लिए वाइब्रेट करेंगे। तो ये दीज आर द डिस्टर्ब फंक्शंस। इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस में क्या होता है, सिंपैथेटिक रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, जिनमें एंग्जाइटी, फीवर, एंगर, इरिटेबिलिटी, हाइपर विजिलेंस और हाइपर अराउजल। यहाँ पे सिंपैथेटिक रिएक्शंस हैं जो इमोशंस के कंट्रोल करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शंस में क्या होगा, ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके कंट्रोल करता है, जिसमें गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग अबैंडन्ड, आइसोलेशन एंड टेंड टू अवॉइड सीकिंग हेल्प। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं।